सबसे पहले मन में आता है कि भाई ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, तुमको चीज़ें सेट है तुम्हारे में कि 2 डायमेंशनल मोशन होगा, और जब मैं बॉडी को फेंकूंगा तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी और एक्सेलेरेशन के बीच का एंगल ना तो 0, ना ही 90, ना ही 180, कुछ और। तो इस तरह का मोशन प्रोजेक्टाइल है। तो कहानी कुछ ऐसी प्रोजेक्टाइल बोलते ही मन में आती है कि यू फेंका, यहाँ से एंगल थीटा लिया, अब देखो थीटा के 2 टुकड़े, इधर हमने किया यू एक्स जिसका नाम होगा यू कॉस थीटा, और समझदार बच्चा कहेगा यू कॉस थीटा आई कैप। बोलो, इसका एक टुकड़ा जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये रहेगा मेरे पास यू वाई जिसका नाम है यू साइन थीटा, और समझदार बच्चा कहेगा जे कैप। मतलब ये जो है ये यू वेलोसिटी है, वेक्टर। मैंने फेंका, इसके 2 टुकड़े हुए और ये कहानी। एक तो अच्छी बात है। दूसरा साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा भैया मैं तो ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव लूँगा। मैंने बोला डायरेक्शन, तो साइन किसका होता है? डायरेक्शन का। तो जो डायरेक्शन है उसके लिए तुमने साइन फिक्स किया है। साइन किसी क्वांटिटी का नहीं होता, डायरेक्शन का होता है। हम हमेशा जो जितने भी इसके कंपोनेंट होंगे सबके हम समझदारी से, अगर हमने कह दिया ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है तो हर वो चीज़ जो ऊपर जाएगी पॉजिटिव होगी। अब इस सिचुएशन में जो नीचे है वो नेगेटिव। अच्छा सोचो, प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल कहते किसको है? प्रोजेक्टाइल मोशन का मैंने तुमसे पूछा व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, डिफाइन इन 5 मार्क्स, 5 नंबर में। तो 5 नंबर में अगर पूछ दिया मैंने ऐसे ही मनोरंजन के लिए, तुम ये बोल के तो नहीं निकल सकते कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और जो इसका एक्सेलेरेशन के बीच का एंगल ना तो 0, ना तो 180, ना ही 90। ये तो 1 नंबर का सवाल हो गया। मैं कह रहा 5 नंबर में बोलो, मतलब भाषणबाजी चाहिए मुझे कंप्लीट। कुछ पॉइंट्स तुम जोड़ोगे तो तुम्हारे मन में एक पॉइंट और आएगा कि बार बार जैसी कोई प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करता है तो कहता है कि बॉल थ्रो किया गया। बॉल हुआ करता था, यहाँ है, ये बॉल ऐसे थ्रो किया गया। बॉल जब थ्रो किया गया यू और बॉल पहुंचा है इस हाथ में, तो बॉल की ट्रेजेक्ट्री अगर देखोगे तो बॉल का मोशन ऐसे 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 और ऐसे, मतलब बॉल ने इस पोजीशन से ये वाला पोजीशन यहाँ तक का कवर किया है, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे ज़्यादा तो 1D। अभी ये ऊंचाई से भी जा रहा है, मतलब सामने यहाँ से यहाँ पहुँच गया एक्स एक्सिस, ऊंचाई कवर करते हुए गया मतलब वाई एक्सिस। बीच की कहानी देखो, मान लो दोनों सेम लेवल पे है, जिस लेवल से फेंक रहा हूँ बॉल उसी लेवल पे वापस पहुँच गया, और मैंने यहाँ से अपने आप यहाँ पे लेके बॉल को ऐसे आँख से देख के थोड़ी उड़ा सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, वेलोसिटी देनी पड़ेगी। वेलोसिटी दूंगा तब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। वेलोसिटी तो दी, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन अपने आप आँखों से नहीं होगा, मतलब यू हैव टू प्रोवाइड इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, और वो भी किसी एंगल पे। सोच, एंगल पे दूंगा ना, अगर मैंने यहीं पे दे दिया ऊपर की तरफ, तो बॉल ऊपर जाके वापस मेरे हाथ में जाने तो 1D मोशन हो गया। जिस 1D मोशन को तुम पढ़ते हो किस में? फ्री फॉल में। वो तो ऐसे भी ड्रॉप करोगे तो एक लाइन में, सीधा लाइन में। लेकिन अभी मैं देखना यहाँ से इसको एंगल पे फेंकूंगा, मतलब जब मैं इसको एंगल पे फेंकूंगा, इसका मतलब प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन है कि आप जब किसी बॉडी को किसी एंगल पे वेलोसिटी देते हो अगर, तो उसके वेलोसिटी के पहले तो होंगे 2 टुकड़े। उसमें से एक टुकड़ा होगा एक्स एक्सिस की तरफ जिसके कारण बॉडी एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, दूसरा टुकड़ा होगा वाई एक्सिस के कारण, वाई एक्सिस की तरफ जिसके कारण बॉडी वाई एक्सिस में जाएगी। अच्छा, इसका मतलब फिर दूसरा विचार आता है कि बॉडी अल्टीमेटली है तो हवा में, तो एक्सेलरेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ जी है, अलग से कुछ नहीं है। एक्सेलरेशन अलग से क्यों, कब होता? जब मैं अलग से फोर्स लगाता। लेकिन मैंने तो धक्का दिया, एक बार वेलोसिटी दी और छोड़ दिया, बाकी काम जी का, बाकी काम जी का। सोचो, जब बाकी काम जी का है इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है, जब कोई बॉडी हवा में होती है तो उस पर एक्सेलरेशन का काम सिर्फ वाई एक्सिस में होता है और वो होता है जी का। अब तुम इसका लॉजिक समझो ध्यान से। जो अभी हम कर रहे हैं, जिस लेवल से फेंक रहे हैं उसी लेवल पे बॉडी को आके पकड़ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक मतलब किसी एंगल पे फेंका तुमने। अब सुनना ध्यान से, मैंने यहाँ से वेलोसिटी इसको किसी एंगल पे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस वेलोसिटी को बोला इनिशियल वेलोसिटी, उसके हुए 2 टुकड़े। वो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए कौन चाहिए? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के नाम पे यहाँ दूसरा कोई है नहीं, सिर्फ जी है। जी लगता है वाई एक्सिस में, मतलब जो तुमने वेलोसिटी दी उसके जो बनेंगे 2 टुकड़े, उस टुकड़े में से ये वाला जो टुकड़ा होगा, ये टुकड़ा कभी चेंज नहीं करेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई है ही नहीं, एक्सेलरेशन है ही नहीं।
सोचो वेलोसिटी चेंज करने के लिए मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, परंतु एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो कोई तुमसे पूछे कि भाई तुमने तो फेंक दिया, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इतनी ही, यहाँ पे इतनी ही, यहाँ पे इतनी ही, यहाँ पे इतनी ही, अच्छा गिर जाए बॉडी तो तब भी उतनी ही। मेरे एक हाथ से फेंकने के दूसरे हाथ में पकड़ने तक के बीच में कहीं भी निकालोगे, मैंने यहाँ से फेंका, तुमने यहाँ पे पकड़ लिया, उसके यहाँ पे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी उतनी ही, यहाँ पे भी उतनी ही, यहाँ पे भी उतनी ही, कितनी? जितनी फेंकते समय थी। इसका मतलब एक बात फिक्स हो गया, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती है उस कंडीशन में मैं अगर ये फॉर्मूला लगाने की सोचूं, s = ut + ½ a t², ऐसी मेरा विचार है कि मैं ये फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। किस डायरेक्शन में? माना मेरा मन है x डायरेक्शन में लगाने का, तो u नहीं ux, t + ½ a नहीं ax और t², बोलो लगा सकता हूँ। ax 0 होगा, इसीलिए इसके 0 होने के कारण ये पूरा टर्म 0, तो sx = ux × t बनेगा। ये तो सिंपल बच्चों वाला फार्मूला हो गया कि भाई x डायरेक्शन में अगर आपको कहीं भी आपको चाहिए डिस्टेंस कितना है, तो आप x डायरेक्शन की स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा, टाइम तो खूब खर्चा हुआ होगा, मैंने फेंका, बॉडी पहुँची, उसके बीच की घटना अलग है, बीच की घटना अलग है। सोचना, मैंने यहाँ से बॉडी को फेंका, यहाँ से फेंका, इस हाथ में जाके पकड़ूंगा, तो पोजीशन के बीच में यहाँ से यहाँ बॉडी कहाँ जा रही है? ऊपर 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 ऊपर, ये सबसे ऊपर है। अब नीचे 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 नीचे, अब जाके यहाँ पकड़ाएगा। अब ये फास्ट होता तो तुरंत हो जाता है, लेकिन अगर तुम इसका समय दोगे तो ये पूरा एक मोशन है, ऊपर नीचे 2 बार। 1 मिनट, एक तो समय खर्चा होगा ऊपर जाने में, फिर समय खर्चा होगा नीचे जाने में, दोनों को जोड़ूंगा तो पूरा समय मिलेगा। ठीक है, ऊपर जाने में जो समय खर्चा होता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, नीचे जाने में जो समय खर्चा होता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, दोनों समय एक होता है अगर कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है तो। हवा अगर मान लो डिस्टर्ब करे तब अलग अलग समय लग सकता है। अगर मान लो हवा का कोई टेंशन नहीं है आपको, बस आपको टोटल वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से यहाँ का समय टाइम ऑफ एसेंट, नीचे उतरने का टाइम ऑफ डिसेंट। अब लॉजिकली सोच के देखना, मान लो हमने पूरा समय खर्चा किया और उस पूरे समय का नाम दे दिया t, पूरे समय का नाम दे दिया t। इस t के 2 टुकड़े कर रहा हूँ। सोचो, इस t का एक टुकड़ा ऊपर ले जाने का समय और दूसरा टुकड़ा नीचे ले आने का समय। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ, पूरा टाइम जो खर्चा होगा वो t1 को t2 के जोड़ने से आएगा। पूरा समय तो यही है। अच्छा, t1 कैसा समय है? t1 है ऊपर जाने का समय, जिसको शॉर्ट में बोला टाइम ऑफ एसेंट। t2 को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे गिरने का समय। दोनों को जोड़ने से टोटल टाइम आया है। ठीक है, अच्छी बात है। इन सब में एक खास बात है कि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये काम बड़ी आसानी से हो गया। कोई तुमसे पूछे कि मानो ये t1 t2 निकालोगे कैसे? वैल्यू चाहिए ना। मैं चर्चा करना चाहता हूँ सबसे पहले टाइम पर, कि मैं टाइम कैसे निकालूंगा। अपने को इक्वेशन पता है, v = u + at। कितना सिंपल बच्चों वाला इक्वेशन, v = u + at। अब मैं तुमसे समय बोल रहा हूँ, कौन सा टाइम निकालना जा रहा है? ऊपर जाने का समय प्लस नीचे जाने का समय। ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ, किस एक्सिस में घूम रहा हूँ? y में, है ना। तो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट निकालना हो तो y एक्सिस की मदद चाहिए। टाइम ऑफ एसेंट नाम है ऊपर जाने का समय, टाइम ऑफ डिसेंट नीचे जाने का समय, दोनों को जोड़ूंगा कुल समय, दोनों को जोड़ा कुल समय। इस कुल समय को, द कंप्लीट टाइम को तुम कह सकते हो, यहाँ से सीधा सीधा टाइम कह दो। क्या कहोगे इसको? कुछ और नाम देना है इसमें? टाइम है, टोटल टाइम। टाइम पीरियड बोल दे क्या? पागल कहेंगे लोग। टाइम पीरियड, पीरियड में होता है रिपीटेशन, तो जहाँ कुछ रिपीट हो रहा हो वहाँ तक टाइम पीरियड चलता है। यहाँ पे बस ये टाइम कह सकते हो। हाँ, ये थोड़ा रिस्पेक्ट देना हो तो लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं ना, नाम सुना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। दिस इज समटाइम इट इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम बस तुम तो बस याद रखना कि हाँ टाइम की बात हो रही है। फ्लाइट मतलब हवा में रहने का समय, हवा में रहने का समय। इसको कई तरीके से डिफाइन कर सकते हो। मैंने बॉल को फेंका इस लेवल से और बॉल पहुंचा है इस लेवल में, तो बॉल जितने देर तक हवा में है उस समय को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट।
दूसरे डेफिनेशन में कि बॉडी को फेंकने से लेके वापस उसी लेवल तक पहुंचने में जो समय खर्चा हुआ, दैट इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन ये दो तरीके से निकलेगा, एक तो ऊपर जाने का समय अब प्लस नीचे जाने का समय। मैं तुम्हारे मन में सेट करना चाहता हूँ कि हम किसी भी एक फार्मूले पे स्टिक नहीं रहेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट कोई हमसे बोलेगा तो हम दो बातें सोचेंगे, एक ऊपर जाने का समय और दूसरा नीचे जाने का समय। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट में कितने लोग हैं? दो, एक ऊपर ले जाता है, दूसरा नीचे लाता है। और अच्छी बात, ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट ये दोनों इक्वल होंगे। कब? जब कोई भी हवा के तरफ से प्रेशर नहीं है, आपको लोड नहीं है, मतलब एयर रेजिस्टेंस जब नहीं है, नो एयर रेजिस्टेंस। तो तुम कहोगे कि मुझे कैसे पता चला कि एयर रेजिस्टेंस है नहीं है? क्वेश्चन देगा। अगर क्वेश्चन को एयर रेजिस्टेंस रखना होगा तब देगा। अगर क्वेश्चन ने नहीं बोला तो हमको ये कह रहा है क्वेश्चन कि आप एयर की टेंशन मत लो, एयर की टेंशन मत लो। तुमको कोई काम दिया जाए, कोई कहा जाए कि भाई गेट से बाहर निकलना है, तुम आराम से निकल जाओगे, गेट खोलोगे। जैसे तुम गेट खोलते हो वैसे गेट खोलोगे। मुझे कुछ कहना पड़ेगा, मान लो उस गेट के पास, तुम गेट जहाँ से खोलते हो वहाँ पे सांप है या वहाँ सांपों का आना जाना लगा रहता है मान लो, तब मैं अलर्ट करूँगा ना कि ध्यान से देखना वहाँ कुछ हो सकता है, तब तुम अलर्ट रहोगे। नहीं तो नॉर्मल तुम बिंदास आ रहे हो जा रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब तक क्वेश्चन कहे नहीं तब तक हम एयर रेजिस्टेंस का लफड़ा लेंगे नहीं। हमारे लिए एयर रेजिस्टेंस क्वेश्चन में नहीं दिया तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर हो गए कब तक? जब तक क्वेश्चन ने नहीं कहा हमसे कुछ भी। 99.9% सवाल में एयर रेजिस्टेंस होगा ही नहीं। तो हम ये मान के पढ़ रहे हैं कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई लोड नहीं है, टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट दोनों बराबर हैं। इसका मतलब जितना समय ऊपर जाने में उतना ही समय नीचे जाने में है। तो क्यों T1 T2 का लफड़ा रखें? अगर ये दोनों बराबर है तो बताओ क्या टाइम पीरियड को इसको भी छोटा टी इसको भी छोटा टी और t प्लस टी बोल के इसको 2t लिखूँ तो क्या कष्ट है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जाने का समय भी छोटा टी, नीचे जाने का समय भी छोटा टी, दोनों को जोड़ दिया तो 2t। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आ जाओ, मुझे चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट। जब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूँगा तो ये टोटल समय है जितने देर तक बॉडी हवा में है। अच्छा, इसका मतलब इसको निकालने के लिए एक्स एक्सिस से तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर जाना प्लस नीचे जाना। तो वाई एक्सिस को सोचेंगे तो v नहीं वी वाई इक्वल्स टू यू नहीं यू वाई प्लस ए नहीं ए वाई इंटू टी। बात सही है। ए वाई हमेशा जीरो होता है, जानते हो? नहीं, कौन जीरो होता है? ए एक्स। ए वाई होता है, कौन होता है वो? जी। इसका मतलब ए वाई का काम करेगा जी, और जी के बारे में एक ही बात सत्य है, वो होता है नीचे। आज हमने नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव कहा है, इसीलिए जो ये ए वाई है, जी है, वो आज नेगेटिव होगा। अभी नेगेटिव है, हम जो पढ़ रहे हैं हमने नेगेटिव कहा है इसको, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। क्यों कहा? हमने वहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो इसको लिखते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ इसका। जहाँ से फेंक रहा हूँ उसका नाम है ओ, सबसे ऊंचाई पे नाम है ए, और जब गिर जाऊँगा तो नाम है बी। तो मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ जब मैं ओ से चल के ए पे पहुँच जाऊँगा। मैंने बॉल को यहाँ से लिया, बॉल को फेंका, बॉल सबसे ऊंचाई पे मान लो यहाँ पे गया था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो मोशन है, उसका नाम दे रहा है ओ ए। उस ओ ए की कंडीशन अब जरा देखना। अब ये बात समझ में आई तो काम बहुत आसान है। मैंने बॉल को यहाँ से फेंका, बॉल को फेंका, और बॉल यहाँ से आने के बाद से यहाँ पे गया है और नीचे आना शुरू हो गया। इसका मतलब अभी बॉल ऊंचा 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 ऊंचा, अब ऊंचा नहीं। क्यों? क्या हुआ होगा यहाँ ये हुआ होगा कि जो टुकड़ा ऊंचा लेके जा रहा था ना, वो यहाँ ख़त्म हो गया, वो यहाँ ख़त्म हो गया। लेकिन जी जिंदाबाद, तो जी इसको खींचेगा तो नीचे आएगा वापस। तुम सोचोगे यहीं गिर जाता, नहीं, एक्स बचा हुआ है इसके पास, एक्स बचा हुआ है। तो सोचो अब भाई दो टुकड़े हैं, ख़त्म कौन हुआ ऊंचाई पे? वाई वाला जो ऊंचा लेके जा रहा था। लेकिन मैंने कल ही कहा था, अगर मेरे पास एक पेन है और एक इसका ढक्कन है, दोनों जब इंडिपेंडेंट चल रहे हैं, तो इसको फेंक दूंगा तो इससे ढक्कन तो मेरे हाथ में रहेगा ना। तो ख़त्म कौन हुआ? एक टुकड़ा। मान लो किसी का ये गुम हो गया तो ये तो रहेगा। तो ऊपर में कौन गुम हो गया? वाई कंपोनेंट। एक्स तो है ना भाई, एक्स कहाँ लेके जाना चाह रहा है? आगे। इसलिए यहाँ से बॉडी टप से नहीं गिरेगी, आगे जाएगी, आगे जाएगी। यही हो रहा है, गिर नहीं रही, टुप से सीधा आगे जा रही है, आगे जाके गिरेगी। क्रिकेट का शॉट छक्का। अच्छा, अब जरा सोचना। तो मैं इस ए पॉइंट को सबसे ऊंचा पॉइंट बोल रहा हूँ, मैक्सिमम हाइट बोल सकता हूँ इसको।
सबसे ऊंचाई पे क्या हुआ, सबसे ऊंचाई पे वेलोसिटी का वो टुकड़ा जो इसको ऊपर लेके जा रहा था वो ख़त्म। सही बात, यानी कि सबसे ऊंचाई पे एक ही बात हुई, वेलोसिटी का वो टुकड़ा जो ऊपर लेके जा रहा था वो ख़त्म। इसका मतलब कौन ख़त्म? वाई वाला टुकड़ा ख़त्म, वाई वाला टुकड़ा ख़त्म। तो यानी कि वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये होगी 0। अब यू आई चलो, अब यहाँ पे ये यू आई प्लस ए वाई नहीं, इसके जगह पे क्या लिख दूंगा? मान लो चलो आज यू आई लिख देते हैं। चलो भैया ए वाई और ये टी, कुछ साइन वाइन का कुछ करना है क्या? ए वाई की जगह जी लिखूंगा तो इसको माइनस जी लिखना पड़ेगा। ठीक है, आज ऐसा करते हैं, प्लस इसको माइनस ए वाई इंटू टी कर देते हैं, एक अच्छा फार्मूला निकल के आएगा। ठीक है, अब जरा देखना, यहाँ से टी निकलेगा तो टी क्या निकलेगा यहाँ से? यू वाई अपॉन ए वाई। सोचो, ये निकलेगा यू वाई अपॉन ए वाई। क्या अब साइन रखेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे रख दिया यू वाई इधर गया, ये कहानी ऐसी आ गई। ये कौन सा समय है? ये है ऊपर जाने का समय। किसी को तकलीफ है तो इसमें T1 लगा दे तो सीधे दिख रहा है ऊपर जाने का समय। हम जानते हैं T1 और T2 दोनों बराबर है क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं है, तो ये T1 हुआ यू वाई अपॉन ए वाई। सोचो, मेरी मर्जी, मेरा मन, मैं इसको यू आई अपॉन जी लिखूंगा तब भी तुमको कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरा मन, मैंने इसका नाम यू वाई नहीं यू साइन थीटा लिख दिया, बोलिए, अपॉन जी लिख दिया तब भी आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। तो यू साइन थीटा अपॉन जी कौन सा समय है? नीचे से ऊपर जाने का समय। अब इसमें दो बातें करते हैं, दो बातें काम की। ये वी वाई और यू वाई, इसकी चर्चा। यू वाई मतलब यू से इनिशियल को डिनोट किया गया, और यू वाई का मतलब जब तुमने थ्रो किया था, थ्रो करने को बोलते हैं प्रोजेक्ट किया था, प्रोजेक्ट करते टाइम वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, वो है यू वाई। प्रोजेक्ट करते समय वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, दैट इज यू वाई। अब मैं तुम्हारे मन में एक बात डालता हूँ, मोशन जब शुरू होता है कोई भी, तभी की वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब क्या होता है? फेंकते समय की वेलोसिटी को इनिशियल कहते हैं। फेंकते समय की वेलोसिटी असली थी यू। हम समझदार हैं, हमने कहा भैया यू के होंगे दो टुकड़े, एक आगे लेके जाएगा एक ऊपर लेके जाएगा, कहानी खत्म है। अब सोचना, इस जगह के बाद, कौन सा? ओ नंबर के बाद जितने भी पॉइंट आएंगे वहाँ की सारी वेलोसिटी का नाम दिलाएगा वी। बात खोपड़ी में रखो, यू तो सिर्फ और सिर्फ फेंकते समय की वेलोसिटी है। मैंने बॉल को जो वेलोसिटी दी ना, जो दी है वो यू है, यहाँ से दी, ये यू है। इस जगह के बाद जितने भी जगह हैं वहाँ की वेलोसिटी क्या है? वी। हर जगह की वेलोसिटी v है। इसका मतलब हर बार जब मैं v निकालूंगा तो v निकालना पड़ेगा इसी जुगाड़ से, और ये v भी दो टुकड़ों में निकलेगा, एक निकलेगा vx और एक निकलेगा vy। अभी हम बात कर रहे हैं vy की, तो मन में आता है कि आप vx की बात भी करके दिखा दो। मैं कहूँगा vx तो हमेशा तुमको खुशी देगा, vx की तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि vx हमेशा ux के बराबर ही रहेगा, ऑलवेज। सोचो, फिर वही पुरानी बात, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि वेलोसिटी बदलने के लिए चाहिए एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में, परंतु एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वही होगी जो फेंकते समय की वेलोसिटी है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, भाई देख, ऐसा बता रैंडम, यहाँ का एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी बताओ। तुम कहोगे यू कॉस थीटा, तुम कहोगे जमीन पे गिर गया, अब मैंने इस हाथ से फेंका, इस हाथ में आ गया, तब बताओ एक्स कंपोनेंट। तुम कहोगे लो यू एक्स कॉस थीटा, यानी कि यू कॉस थीटा। अच्छा तुम बताओ, मैं कहूँगा भैया सबसे टॉप पे बता एक्स कंपोनेंट, तो वो होगा यू कॉस थीटा। टॉप पे वाई कंपोनेंट कितना? 0। अच्छा, अब यहाँ पे वाई कंपोनेंट कितना? यहाँ पे तो इसका आंसर है कह नहीं सकते, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहाँ से? इस फार्मूले से, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी नहीं वी वाई। अब तुम्हारे मन में बात सेट हुई क्या? सबसे आसान काम, किसी भी पॉइंट पे मेरे से x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछेगा तो टेंशन ही नहीं है, देखूंगा फेंकते समय x कंपोनेंट कितना था, जो था वही उठा कर रख दूंगा। किसी भी पॉइंट पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछेगा तो सावधानी से रुकूंगा और फार्मूला लगाऊंगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। क्यों? देखो ना, यहाँ पे टाइम आया था, यहाँ पे ये टाइम आया है,
मान लो यहीं से कहता भाई एक काम कर, 5 सेकेंड के बाद बता y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितनी है, इसके जगह 5 डालते, खेल खत्म। अब तुम समझो कि अच्छा अब तो ये मज़ेदार बात हो गई। अब मुझे इस पूरे सिचुएशन में एक बात समझ में आ गई, प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत अच्छा मोशन है। ये क्या कहता है, x को अलग करो y को अलग करो, तो 1D मोशन हो गया। और दूसरी बात, x की कोई टेंशन नहीं है, x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होता नहीं है, तो हमेशा स्पीड इनटू टाइम लगेगा। स्पीड इनटू टाइम, देखो देखो ये देखो, स्पीड इनटू टाइम, ये तो 0 है। अच्छा मतलब y वाले में बस सावधानी से रुक के कुछ ना कुछ लिख लेना है, v = u + at का हमारा काम हो जाएगा। अब सोचो एक और लॉजिकल बात, ये t1 कौन सा समय है? ये t1 अभी तो नीचे से ऊपर पहुंचने का समय है। अच्छा अब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे चर्चा करना चाहता हूं, तो ये तो नीचे से ऊपर फेंकने का समय तुमने निकाला। अच्छा तो नीचे अभी जो हम ये बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं मान लो नीचे से ऊपर जाने के लिए, है ना। और यहाँ पूरी नौटंकी हुई, मेहनत करा हमने, ये रिलेशन आया uy/ay। अब जैसे ही उस जगह से नीचे, अब ये तो O से A पहुंच गए थे तुम, लो भाई O से A तुम पहुंच गए। अब जरा तुम सोचो ऊपर की कहानी देखना, तुम अब लौट रहे हो A से लेके B में, तो सोचो यहाँ जो टाइम खर्चा होगा इसका नाम मान लो t2 है, और इसको तुम बोलोगे टाइम ऑफ डिसेंट। अब फिर तुम्हारा दिमाग कहेगा भाई ये सेम होता है, तो जितना t1 था उतना ही t2 होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होता नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू भी होगी uy/ay, uy/ay सेम होगी। अच्छा अब दिमाग यहाँ कहेगा अच्छा ठीक है, अब मुझे इतना बता दो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ, तो क्या वो 2t हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, t = तुम कहोगे 2t। क्यों क्यों क्यों? इसको भी तो t बोलोगे क्योंकि ये भी तो t है। अब आराम से लिखना, ये क्या हो जाएगा 2y/ay। आसान है, ये uy/ay था, इसको 2 बार लिखने का, तो 2uy कर दो, 2uy/ay। कुछ लोग कहेंगे नहीं uy को मैं u sin थीटा लिखूंगा, लिखो, तो uy नहीं u sin θ/ay। कोई कहेगा नहीं ay को g लिखिए, ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे क्या दिक्कत है, तो आप इसको लिखोगे 2u sin θ/g, 2u sin θ/g। ये कौन सा समय है? ये पूरा समय है, ये पूरा समय है, t1 जाने का t2 आने का, दोनों को जोड़ दिया, ये रहा। अब इसको एक बार नोट करो, फिर मैं इसको जब समराइज़ करूंगा तो बातें बेहतर क्लियर हो जाएंगी। इफ आसान करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक तो ये फोटो 1000 बार बनेगा कम से कम, u ये वेक्टर है, फेंकने की वेलोसिटी एंगल थीटा है, और ये यहाँ पे ये कहलाएगा ux, जिसका नाम होगा u cos थीटा, थोड़ा मैं समझदार हूँ आई कैप लगा दूंगा। ऊपर की वेलोसिटी जिसका नाम मैं दूंगा uy, यानी कि इसका नाम होगा u sin थीटा, डायरेक्शन लिखने की इच्छा होगी j कैप लगा दूंगा, फिर तुरंत साइन फिक्स कर लूँगा। चलो भैया ऊपर का पॉजिटिव, नीचे का जो भी होगा निगेटिव, ये साइन डायरेक्शन का है। अब फिर 2-4 नाम दे देते हैं। ये पॉइंट नंबर O फेंकने के समय, ये सबसे ऊंचाई का पॉइंट, पॉइंट नंबर A, ये गिरने वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर B, 3 पॉइंट कंसीडर किए। O से A जाने में जो टाइम खर्चा हुआ है इसका नाम होगा टाइम ऑफ एसेंट, जिसका नाम हमने दिया t1। A से B गिरने में जो टाइम खर्चा हुआ है इसका नाम है टाइम ऑफ डिसेंट, और जिसका नाम हमने दिया t2। जीवन में अगर कोई टेंशन नहीं है तो ये दोनों बराबर होंगे, t1 = t2 = t होगा। क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं कहेगा तब तक हमारे लिए एयर का कोई इफेक्ट नहीं है, हवा से कोई डिस्टरबेंस नहीं, ये रहा t। अभी मैं मान लो चर्चा कर रहा हूँ टाइम ऑफ एसेंट की, मतलब ऊपर जाने के लिए समय, तो मैं O से A की बात करूँगा, O से A की बात करूँगा। अब मैं लगाऊंगा रिलेशन v = u + at। अब ऊपर जाना है y एक्सिस में, तो v नहीं vy, u नहीं uy, a नहीं ay और t। अच्छा मुझे पता है कि ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है,
और g की खासियत होती है g हमेशा लगता है नीचे, इसीलिए इस क्वेश्चन में जो ay का काम है वो g करेगा और वो करेगा निगेटिव में। तो vy o से a जा रहा हूँ, a सबसे ऊंचाई का पॉइंट है, वहाँ पे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाती है, एक ही वेलोसिटी बचती है आगे की तरफ जो होता है vx। मैंने कहा था इस पॉइंट के अलावा किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी लिखना हो तो उसको किस टर्म से लिखोगे, u से या v से, तो v से। अच्छा, लेकिन अच्छी बात, मन खुश वाली बात कि जो vx होगा वो ux के बराबर होगा। इसी जगह की खासियत है कि यहाँ पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट खत्म हो जाता है। अच्छा, अब ये vy उस पॉइंट पे a पे 0 प्लस ये ऐसे कर दो इक्वल्स टू uy, ये रहा, प्लस ay के जगह पे माइनस का g लिख सकता हूँ, यहाँ पे आया t, तो यहाँ से t का रिलेशन आ जाएगा uy अपॉन g। कुछ लोग चाहें तो लिख सकते हैं uy अपॉन ay, है ना। अच्छा, ये ऊपर जाने का समय था, मन कर रहा है t1 लिख दो, t1 लिख दो। अच्छा, इतना लिखने के बाद से मन में विचार आया कि ठीक है, आप O से A चले गए, अगर आप A से B लौटोगे तो मैं कहूँगा भैया देख, A से B लौटने में भी सेम टाइम खर्च होगा, सेम टाइम खर्च होगा। अच्छा, तो कितना खर्च होगा, वही uy अपॉन ay वाला टाइम खर्च होगा, सेम टाइम खर्च होगा। ठीक है भाई, इसको भी लिख दिया, अच्छी बात है, सेम टाइम खर्च होगा, ये लिख दिया। अब मेरे मन में एक विचार है कि अगर मेरे से अब पूछा जाए कि अब आप बताओ, अब टुकड़ों में बात मत करो, अब एक साथ टोटल कितना टाइम खर्चा हुआ है, कहाँ से कहाँ, O से A जाने में प्लस A से B जाने में, मतलब पूरा मोशन O A B में कितना समय खर्च हुआ। ये रहा O, ये रहा A, ये रहा B, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में कितना मोशन खर्च हुआ, टाइम। तो मैं कहूँगा भैया इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जो पहला समय ऊपर जाने का और दूसरा समय नीचे जाने का, दोनों को जोड़ के आएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी t इसका भी, t इसका भी, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, हमने इसका नाम t दे दिया। ये uy अपॉन ay है, लेट सपोज इसका नाम t है, यहाँ भी ये आया, इसका नाम भी t है, दोनों एक हैं। ये आ गया 2t, तो t का फार्मूला आ गया 2t। लेकिन सोचो इस t को मैं कितने स्टाइल में लिख सकता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे t लिखना है, 2 से कोई समस्या नहीं। अब इस t की वैल्यू लिख सकता हूँ uy अपॉन ay। अब देखना 2uy ठीक है, ay g ये भी ठीक है। अब सोचो 2uy को मैं बोलता हूँ u साइन थीटा, ये आया u साइन थीटा, और नीचे आया मेरे पास g। अब लोगों को यही याद होता है t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन g, लेकिन मैं इसको उतना अच्छा नहीं मानता, मैं इसको अच्छा मानता हूँ 2uy अपॉन ay। लेकिन आप तो सब ध्यान में रखिए, सब एक साथ ध्यान में रखिए। सोचो, अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला भूल गया तो क्या करूँगा, एक रिलेशन लगाऊंगा v इक्वल्स टू u प्लस at, मेरा काम हो जाएगा। और फार्मूला भूलने के चांस है, हाँ है चांस, फार्मूला भूलने से ज़्यादा फार्मूला का ओवरलैप होने का चांस है। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट, ये मैं खुद इससे परेशान रहता था, ये फार्मूले कभी कभी ओवरलैप हो जाते थे, इसीलिए आप डेरिवेशंस का ये फॉर्मेट। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट ओके, 2 टुकड़े होंगे और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होता है, मैं लगाऊंगा v इक्वल्स टू u प्लस at, मेरा काम बन जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g, दैट्स ऑल। सोचो जिसको ये पता है ना, जिसको ये पता है तो वो कठिन से कठिन सवाल में भी नहीं फंसेगा। 2uy अपॉन ay। एक जेई में एक टॉपिक होता है प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन, नीट में तो अभी तक सवाल उन्होंने दिया नहीं है, फ्रेश टॉपिक है, अब दिया नहीं है, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है तो कैन बी गिवन। अभी आजकल टफ दे रहे हैं तो कैन बी गिवन, तो उसमें ये काम ही नहीं आता, इससे बात बनती 2uy अपॉन ay। सब एक ही है ना, बस लिखने का तरीका अलग। अब सवाल है कि आपने टाइम लिखा, इसमें आई कैप जे कैप कुछ नहीं लिख रहे हो, भाई टाइम है ना, टाइम को क्या मतलब डायरेक्शन से, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने पूरा समराइज़ कर दिया, इसको आप लिख लीजिए। एक बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर सुनोगे तो आगे की चीज़ें काम आएंगी। टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा समय होता है, फेंकने से वापस पहुँचने तक का पूरा समय, बीच का समय नहीं है भाई। सोच क्या बोल रहा हूँ, मतलब मेरे पास जो फार्मूला आया है इतना सारा 2uy अपॉन ay,
या फिर 2u sin थीटा अपॉन जी, जो आपकी इच्छा है। ये बीच के किसी टाइम का फॉर्मूला थोड़ी ना है, ये तो है कि तुमने फेंका, बॉडी पहुंची, अब बताओ टोटल टाइम कितना, तो तुमने कहा इतना। ये बात जो मैंने बोली है ना, ये कोई अलग सी बात है थोड़ी सी, इसको मन में रखना है, क्योंकि इसका यूज समझ में आएगा जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तुम अपने मन में एक बात सेट करो कि मेरे पास जो फार्मूला नंबर फर्स्ट आया है दैट इज फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, बीच के समय का फार्मूला नहीं है। सवाल अगर बीच के समय का पूछेगा तो कैसे निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से, ये मन में डाल रहा हूँ। बीच के समय का जब पूछेगा तो मैं उसको सिंपल काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से निकालूंगा। अभी तो अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़े नहीं है तो उस पर चर्चा नहीं कर रहे। सोचना, मान लो इसने इतना बड़ा समय ना पूछ के यहाँ का समय पूछा होता तो मैं लगाता v = u + 80 और उसके अकॉर्डिंग बात को डील करते। फॉर्मूला आया है पूरा, अच्छा ठीक है। अब चर्चा करूँगा रेंज के ऊपर। रेंज का नाम होता है मैक्सिमम रेंज, अलग चीज़ है वो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ये है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब भाई जहाँ से तुमने फेंका और जहाँ बॉडी पहुँच गई वो, ये एक्स डायरेक्शन की सबसे ज़्यादा जो दूरी होती है ना वो कहलाता है मैक्सिमम रेंज, वो कहलाता है रेंज। मैक्सिमम रेंज अलग चीज़ है। जैसे देखना, मैंने ये दो पोजीशन है, अभी फेंकूंगा, अब कहाँ पता है कि यहीं पे जाके गिरेगा, तो मुझे पकड़ना है तो यहाँ हाथ रख रहा हूँ। मैंने फेंका और वो गिरा, तो मैंने यहाँ से फेंका और वो यहाँ पे गिरा, बाकी भूल जाओ, एक्स में कितना आगे गया उसको बोलते हैं रेंज। वाई से कोई मतलब नहीं। मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक्स अलग चीज़ है और वाई अलग चीज़ है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का सीधा मतलब है कि भाई साहब आप बात करो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन की, और एक्स डायरेक्शन की जो मैक्सिमम दूरी होगी, एक्स डायरेक्शन की जो मैक्सिमम दूरी होगी उसका नाम होगा रेंज। कुछ लोग बड़े प्यार से हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, डिनोट करते हैं आई से। और सोचो ये कितनी मस्ती की बात है, एक्स डायरेक्शन सुनते ही मन खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उधर एक्सीलरेशन ही नहीं होता। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन का काम करता है 0। ये कितनी अच्छी बात है। अब सोचो जब भी जीवन में एक्सीलरेशन ही नहीं हो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला लगेगा s = ut + ½ at², अगर मैं इसको x डायरेक्शन में डील करूंगा तो ये होगा ux × t और ये होगा ½ ax के साथ t², और ये पूरा का पूरा टर्म ही खत्म होके 0 हो जाएगा। बात सही है क्या? अब एक सेकेंड सोच लो बस, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सिंपल डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। सोचो जिधर डिस्टेंस का लेना पड़ेगा उसी तरफ की स्पीड लोगे। भाई इधर स्पीड दोगे डिस्टेंस भी इधर का होगा। अच्छा तो डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम लगा। ये क्या वो पुरानी बात हो गई कि भैया अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम लग सकता है। अगर एक्सीलरेशन है तो लगेगा s = ut + ½ at²। असली तो ये है, परंतु इसका छोटा फॉर्म बच्चों वाला डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम कब? जब हमारे पास एक्सीलरेशन नहीं है। बात सही है। अब चर्चा रेंज पे है। रेंज तो एक्स डायरेक्शन की सबसे ज़्यादा दूरी है, तो सबसे ज़्यादा दूरी है तो उसका नाम तुमने दे दिया r। कुछ लोग इसको कहेंगे एक्स डायरेक्शन की सबसे ज़्यादा दूरी। तो सोचो भाई फेंकने वाली स्पीड तो वही है, टाइम सबसे ज़्यादा रख दो ना। ux तो फिक्स है, तुमने दे दिया। अब सबसे ज़्यादा समय कौन था? पूरा का पूरा समय, कैपिटल T। टाइम पीरियड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। अब दिमाग में कुछ चला क्या? ओके आप रेंज की बात कर रहे हो, रेंज का मतलब सीधा सीधा आप बोलो स्पीड इनटू टाइम। टाइम कौन सा? टोटल टाइम, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का टोटल डिस्टेंस लिख रहे हो तो ऐसा कह दो ना एक्स टोटल, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक्स टोटल, एक्स डायरेक्शन की मैक्सिमम दूरी से सुंदर लग रहा है, इसको लिख दो तुम टोटल दूरी। क्या ये ज़्यादा अच्छा है? बॉडी जब इस ऊंचाई पे थी ना तब भी तो इसने एक्स में थोड़ी सी दूरी तय करी भैया, और इस ऊंचाई से उतरते समय भी इतनी दूरी तय कर रही है। मतलब एक्स डायरेक्शन की टोटल दूरी को ही रेंज बोलते हैं, और उधर एक्सीलरेशन होता नहीं है इसीलिए सिंपल स्पीड इनटू टाइम लगाते हैं। तो रेंज का बिल्कुल बच्चों वाला फार्मूला आएगा ux × t, और तुमको यही याद रखना है। तो तुमको याद रखना है रेंज का एक ही फार्मूला ux × t।
अब तुम टी ही भूल गए तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से ध्यान रखना, और t नहीं भूलना चाहिए क्योंकि t से बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो गया, यू एक्स इंटू टी। अच्छा, सारे क्वेश्चन में एक खास बात देख रहे हो क्या, एंगल किस एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, एक्स से या वाई से, गौर से देखो, एक्स से है ना। ये u का जो एंगल है वो यहाँ से मेजर हो रहा है ना, ये ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन ठग देता है, कहता है बॉडी इज थ्रोन एट 30 डिग्री एंगल विथ वर्टिकल। ये कहता है कि भाई इससे 30 पे है तो हम तो 60 लेंगे ना क्वेश्चन में। हमको ये ध्यान रखना, हमेशा जो भी फार्मूला निकाल रहा हूँ अभी उसमें जो मैं थीटा लूँगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से है, एक्स एक्सिस से, ऑलवेज ऑलवेज। कुछ लिखने लायक है लिख लीजिए एक बार फिर से। रेंज बिल्कुल दिमाग में याद कर लिया, रेंज की बात। ये मैंने फेंका इसको u से, एंगल लिया हॉरिजॉन्टल से थीटा, इधर की वेलोसिटी ux, ऊपर की वेलोसिटी uy, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव, ये हमने मान लिया है। मैं इसलिए इसको लिख रहा हूँ कि सब लोग ऐसे ही माने ताकि साइन सबका एक जैसा है, बाकी से कोई जुल्म नहीं हो रहा। अब यहाँ से फेंका O से, सबसे ऊंचाई का पॉइंट A है, ज़मीन पे गिर गए, आगे चले गए, नाम B रख दिया। ये x डायरेक्शन की टोटल दूरी हो गई, कहाँ से, O से लेके B तक की। इसी x डायरेक्शन की टोटल दूरी को हमने नाम दे दिया रेंज। अब एक्सेलरेशन के नाम पे ax होता है 0 और ay का काम करता है g, और g की एक ही खासियत है, ये लगता है हमारा नीचे। अब रेंज को ए वाई से क्या मतलब है, तो आंसर है कुछ नहीं। रेंज तो एक्स डायरेक्शन की दूरी है ना भाई, तो एक्स को वाई से कोई लेना देना नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो रेंज का मतलब एक्स टोटल, तो लाओ यू एक्स, तो टाइम भी तो टोटल, तो यू एक्स इंटू टी। अब सारा खेल उसी का है। अब रेंज का तुमने एक फार्मूला बोल दिया यू एक्स इंटू टी, ऑल राइट, फार्मूला नंबर फर्स्ट, ठीक है, आराम से। अब तुमने क्या किया, यू एक्स को ऐसे रहने दिया और टी को लिख दिया 2ui अपॉन ए वाई। तो रेंज का एक फार्मूला बन गया 2ux ui अपॉन ए वाई बन गया। दिस इज रेंज का फार्मूला नंबर 2। भाई नया नहीं है, मैं लिख रहा हूँ बस। ओके ठीक है, और तुम थोड़ी समझदारी दिखाए, तुमने कहा कि मैं इसको और मॉडिफाई कर सकता हूँ। आप r लिखना चाहते हो, ux से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो 2ux ui, मैं नीचे ay को लिख सकता हूँ g। इसके साइन की, g के साइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइन वाइन सब रखने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। t निकाला कब था, साइन रख के भाई, इसलिए अब नहीं कि यहाँ पे अब साइन रख देना। सोचो तो सही, दूरी है, दूरी को साइन से क्या मतलब है, ऐसे भी सोचो। अब जरा एक और दिमाग लगाओ भाई, टी डिराइव भी किया है हमने साइन के साथ, तो वहाँ पे टी की वैल्यू आ चुकी है, हमने यहाँ पे चिपकाया। तो रेंज का एक और फार्मूला, भाई फार्मूला नहीं है, फार्मूला तो एक ही है। ये सोचो, ये भी फार्मूला है क्या, कुछ नहीं, ये तो लिखा हुआ है बच्चों वाला भाई, ये लिखा हुआ है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इससे सस्ता क्या होगा, 7वीं क्लास में पढ़ते हैं, 7th क्लास में, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। शायद उससे पहले भी पढ़ते हैं क्या, 5वीं में पढ़ते हैं। लो भाई 5वीं में पढ़ते हैं 5वीं आज तक चल रहा साथ में। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, वही लिखा हुआ परंतु स्टाइल में। डिस्टेंस किधर का, एक्स का, तो स्पीड किधर की, एक्स की, टाइम कौन सा, टोटल, क्योंकि डिस्टेंस ले रहे हो टोटल। अच्छा अब आओ थोड़ा सा, अब इसको कितना नंबर आ गया इसका, 3, इतना लिख लिया, लिख लो इसको। मंगल भान लिख लेना तो बताना, हो गया
बोल दो, अब आ जाओ ध्यान से। चलिए, चर्चा चल रही है रेंज के ऊपर। रेंज का आज हमने एक बढ़िया नाम दिया है एक्स टोटल। कितना अच्छा नाम है, अभी दिया, अभी नया नया इन्वेंट हुआ एक्स टोटल। किताब में ऐसा नहीं लिखते, किताब में क्या लिखते, मैंने भी किसी को हो सकता है बच्चों को मैंने बोला होगा, कभी ऐसा नहीं बोला होगा, तो देख तुम्हारे लिए कितना आसान है, एक्स टोटल, वाह रेंज एक्स टोटल। तो टाइम कितना, टोटल, टोटल टाइम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, बस वो याद होना चाहिए। एक याद रख लो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा अपॉन जी, और बाकी उसको लिखने याद, u sin थीटा को क्या बोलोगे, u y, जी को a y, खत्म। अब आओ, अब ना इसको खोलते हैं। r को मैं लिखूंगा 2, अच्छा है, u x को u cos थीटा, u y को u sin थीटा अपॉन जी लिख सकता हूँ, लिखते चलो साथ साथ चल रहा, नहीं असली में लिखो ना। एक और काम कर सकते हो कि इस लेक्चर को दोबारा देख सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, अगर सीखना है तो बहुत ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ ठीक है, आओ साथ साथ चलें। r 2 को अलग लिख रहा हूँ, ये u भैया 2 बार है, 2 बार है। अब देखना, सबसे पहले उसी u को पकड़ लो, u स्क्वायर, वही कष्ट। अब 2 पकड़ लो, u 2 बार था, उसके बदले आया u स्क्वायर, ये वाले 2 के जगह पे ये 2 तुमने पकड़ लिया, तो u स्क्वायर 2। अब पकड़ लो साइन थीटा, अब पकड़ लो कॉस थीटा, और नीचे कौन आ गया, g। यहाँ तक ठीक है, बस उसको लिखा है, बस इधर उधर करके जुगाड़ करके बैठा दिया, ओके। अब इतना करने के बाद से एक छोटा सा फार्मूला आता है मैथ्स का, वो कहता है कि आपके पास अगर 2 sin थीटा cos थीटा है, इसको आप लिख सकते हो sin 2 थीटा। ये मैं तुम नहीं कह रहे, मैथ्स कहता है। तो ये मैथ्स है और ये आपको याद होना चाहिए कि 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा, आइडेंटिटी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इस नाटक के बदले sin 2 थीटा रखने जा रहा हूँ, तो r का फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये बड़ा फेमस है, लोगों को ये याद होता है, आप भी याद रखिएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, हाँ ये चूँकि ज़्यादा यूज में आता है, मैं मानता हूँ कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सोचो बीच से सवाल आएंगे, ज़रूर आएंगे। इसीलिए आपको रेंज का ये 3रा नंबर आया था, ये आपको मैं रेंज का 4था नंबर दे सकता हूँ, और ये रेंज का 5वां नंबर दे सकता हूँ, है कि नहीं। तो ये रेंज का 4था नंबर का स्टाइल, और ये रेंज का 5वां नंबर का स्टाइल। अब तुम सोचो, कोई ऐसा प्राणी प्रकट हुआ जिसको रेंज का ये फार्मूला याद है। 99.9% को तो याद ही होता है, जो बहुत भयानक वाले गधे होंगे उसी को ये याद नहीं होगा, परंतु कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले तुम्हारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला था, कितना आया था, 2u sin थीटा अपॉन जी। यहाँ u ऐसे ही आया, यहाँ आया u स्क्वायर। बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है ना, और जब उसको एग्जाम का प्रेशर आता है, ये चैप्टर आया बेचारा 11th में होता है, आता है क्वेश्चन देखता है, तो वो स्क्वायर इसमें था या उसमें था, है ना, ये बड़ा कन्फ्यूजन का है। इसीलिए मैं डेरिवेशन के ऊपर चल रहा हूँ कि डेरिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। बीच से सवाल आते हैं, अब तुम देखो ना सवाल कैसे आएगा। ये रेंज का फार्मूला है, लॉजिकली सोचना, ये रेंज का फार्मूला है। यहाँ पे रेंज निकालने के लिए तुमको थीटा पक्का पता होना चाहिए, तभी निकाल पाओगे। ये रेंज का फार्मूला है बिना थीटा का, देखो बिना थीटा का। जैसे क्वेश्चन ने कहा फेंकते समय, लॉजिकली समझना क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन ने कहा कि भाई फेंकते समय u वेक्टर था 5i कैप प्लस 6j कैप, रेंज बताओ। सोच, ये 5i कैप में ये 5 कौन है, ux है, और ये 6 कौन है, ये ui है। तो सीधा 2 × 5 × 6 अपॉन 10 आंसर।
कमज़ोर बच्चा एंगल ढूंढेगा, भाई एंगल ही नहीं है। और तू सोच यहाँ से यहाँ कैसे आ पाओगे भाई, यहाँ से यहाँ कैसे आ पाओगे, सुबह हो जाएगी। इसीलिए यहाँ से वहाँ जाना आसान है। इसीलिए कह रहा हूँ भाई ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये 3 स्टार ये भी खाता है। और तुम सोचो हम तो इतना लफड़ा क्यों लें, हमारे लिए रेंज का फार्मूला कौन है, सदाबहार 15 स्टार वाला। ये रेंज का एक ही फार्मूला ux इंटू टी, ख़त्म। एक ही फार्मूला रेंज का, ईमानदारी से पूछो तो। बाकी सब उसी के भाई बंधु हैं, उसी से निकल के आते हैं। ठीक है, समझ गए क्या? तो ये रहा रेंज। अच्छा, अब एक और बाकी है, एक और बाकी है हाइट। हाइट सोचो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था तब वाई एक्सिस पकड़ा था हमने, रेंज निकाला तो एक्स एक्सिस पकड़ लिया। यूज है ना, रेंज मतलब एक्स में जाने का है। अब सोच हाइट पकड़ना है तो फिर वाई एक्सिस पकड़ना पड़ेगा। और सिर्फ हाइट की चर्चा करनी है, बिना टाइम के कर सकते हैं ना। कौन सा जुगाड़ है वो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अच्छा, तो अब जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हाइट की। अगली जो चर्चा होगी वो होगी रेंज मैक्सिमम कब होगा, हाइट मैक्सिमम कब होगी उस पर। परंतु आज तीनों की चर्चा है। मैं तो अगली क्लास में, कल रख रहे हैं इसी की क्लास रख रहे हैं, चलो कल इसी की क्लास रखेंगे, तो मैं डिराइव करवाऊंगा। शो मी द फार्मूला ऑफ रेंज इज दिस। कैसे वो बोर्ड में कहते हैं डिराइव। अपने को मतलब सवाल आते हैं बीच से, जेई में नीट में। जैसे मैंने एक सवाल बताया ना तुमको बिना थीटा का। अब बच्चों को ये बच्चे मात खा जाते हैं, उनको रेंज का फार्मूला याद होता है। समझ रहे हो क्या होता है रेंज का फार्मूला, बताना मत बताओ, बस इतना सुनो। सोचना पड़ रहा है ना, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, सोचना पड़ता है। हम क्यों सोचे, रेंज का एक ही फार्मूला ux इंटू टी, खत्म। रेंज का एक ही फार्मूला स्पीड इंटू टाइम। बताइए स्पीड इंटू टाइम को भी सोचना पड़ेगा क्या? अगर स्पीड इंटू टाइम को सोचना पड़ गया तब तो जुल्म वाली बात है। देखना वो तो हमारा वो कुत्ता रहता है वहाँ देखता है, वो भी समझ गया होगा, साला 8 साल का मैं हूँ, यहाँ लिखा ही रहा, उसको भी याद होगा वो। हाँ वो 2021 में पैदा हुआ था वो। कौन साल है? अच्छा 5 साल का है वो, 5 साल का है। तो 5 साल में मेरे ख्याल से एक साल में अगर 10 बार भी लिखाया होगा तो 50-60 बार तो उसने देख ही लिया होगा, है कि नहीं? उसको भी याद होगा। तो सोच असली उसको क्या याद होगा, रेंज का फार्मूला ux इंटू टी। मैं कह रहा हूँ कि ये कंफ्यूज कर देता है। अभी तो ताज़ा है तब भी यू किया ना तुमने, कुछ टाइम के बाद से ये स्क्वायर। मैं खुद परेशान होता था ना, मैं तो एग्ज़ाम देने गए, काइनेमेटिक्स आ रहा है नए में, यार काइनेमेटिक्स तो नए में आता ना, प्रोजेक्टाइल मोशन आ रहा है, आएगा सवाल बाद में, जाते के साथ पहले मैं उसका फार्मूला लिख लेता था, जाते के साथ मन में होता ना यही आ जाए। अब स्क्वायर किस में था, अभी जैसे ही एच का बताऊंगा उसमें स्क्वायर पहुंचेगा तो वहाँ टेंशन में आ जाओगे। तो मैं तुम्हारे मन में एक समरी डालना चाहता हूँ। तेरे से भैया टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे तो तुम ये सोचना v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तुमसे रेंज पूछे तो तुम सोचना कि भाई रेंज पूछ रहे हो तो x इक्वल्स टू एक यू एक्स इंटू टी। तुमसे कोई पूछे हाइट तो तुम ये याद रखना वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलो यहाँ पे ये याद रख लो, चलो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये शॉर्टकट है, दिमागी शॉर्टकट है। ये भूल गया तो टी निकालना है तो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से निकाल दूंगा। अगर मैं भूल गया रेंज निकालना है तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, और हाइट निकालना हो तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a से करूँगा, मेरा काम बन जाएगा। ये हमने प्रूफ कर लिया, ये प्रूफ कर लिया, इसकी बारी है। आओ समझें समझें समझें, रुक जाना, देखना। ये फेंका, ये क्या बनता है ऐसे ऐसे, ये पाथ है, प्रोजेक्टाइल है, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं इसको। ऐसा आजकल फुटबॉल में या क्रिकेट में दिखाते हैं ना, क्रिकेट में दिखाते हैं ना कि शॉट मारा तो बॉल ऐसे गया और ऐसे करके, वही है। कितनी टेक्नोलॉजी आ गई है। अब देखिए ये बना थीटा। थीटा किससे मेजर करते हैं? नीचे वाले से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। थीटा, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। फेंक रहे हो ना, फेंकने का एंगल, खत्म। ये तुम्हारा u था, u के वही टुकड़े ux और ये uy।
यू एक्स को तुम प्यार से मैग्नीट्यूड लिखना हो तो यू कॉस थीटा, यू वाई को प्यार से कह देते हो यू साइन थीटा। ये तो बहुत बार हो गया, तुमको याद है। तो यहाँ से बस सीधा छोटा सा बच्चों वाला कैलकुलेशन करा और एच की वैल्यू आ गई। अब देखो बात जो मैंने बोली थी कितनी सही है। टी जब भी निकालना था हमने यूज़ किया वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। जब मुझे आर निकालना था हमने एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आर बोले तो एक्स में। अब देखो एक और चीज़ लिखता हूँ, देख शॉर्ट में, टी निकालना होगा वाई एक्सिस सोचो फायदा है, आर निकालना होगा एक्स एक्सिस सोचो फायदा है, एच निकालना होगा वाई एक्सिस सोचो फायदा है। एक्सिस लिख रहा हूँ, एक्सिस। फिर से याद दिला दूँ क्या कह रहा हूँ मैं। अरे दुनिया नहीं समझेगी, तुम समझ जाओगे ना। देखो आर निकालना हो एस नहीं एस एक्स, फिर यू एक्स इंटू फलाना आगे। एच निकाला था, फिर वाई सोचा ना, इसलिए तो वी स्क्वायर की जगह पे नहीं वी वाई स्क्वायर, फिर यू नहीं यू वाई, ए नहीं ए वाई, एस नहीं एस वाई। तुमको बस इतना, अगर तुम रिवीजन के लिए कभी बैठो ना तो बस तुम इतनी बात समझ लो, कोई फार्मूला याद मत करो, इतनी बात समझ लो, जय श्री राम सीधे पहुंच जा सकते हो, बात बन सकती है। लोड नहीं विशेष, फार्मूले के पीछे भागेंगे आप परेशान हो जाओगे। जैसे अभी तुरंत पूछूंगा एच का फार्मूला बताओ मत, बस तुम इतना मुझे बताओ कि सोचना पड़ रहा है ना। लेकिन तू सोच, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s थोड़ी सोचना पड़ता है। तो एच जब भी बोलूँ तो वो सोचना, बच गई है। आओ एच इतना है। अब आप समझदारी से कर देते हैं। भाई ने कहा क्या इसको भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आओ देखो, एच यू वाई को मैं लिख सकता हूँ ना यू साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर नीचे 2g है, लिख दूँ सीधा, लो। अच्छा 2g को 2ay लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ ना। आप इसको लिख सकते हो यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए वाई। ये भी हाइट है भाई, ये भी हाइट है। अरे लिखने का तरीका तो है। मुझे पता है जीवन में जब भी जी आएगा मैं टेंशन लूँगा ही नहीं, मैं जी को ए वाई लिखूँगा, ठीक है। अच्छा अब जब भी मेरे पास यू वाई लिखने का मौका मिलेगा मैं इसको यू साइन थीटा लिखूँगा, लिख सकता हूँ मैं यू वाई को। अच्छा तो ये बन गया। अब देखो u साइन थीटा स्क्वायर है, u का भी स्क्वायर और साइन थीटा का भी स्क्वायर। साइन थीटा का स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है, आप भी जानते हो। साइन थीटा के स्क्वायर को, स्क्वायर यहाँ पहले लगाते हैं, थीटा वहाँ लिख देते हैं, और नीचे 2g। h का ये वाला फार्मूला फेमस है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। लेकिन हम ये लोड ही नहीं लेंगे, हम तो h सुनते ही सोचेंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और अगर कभी हमको याद करने का मौका मिले तो हम h का फॉर्मूला याद करेंगे यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। इससे काम आसानी से होगा। और मैं तो ये कहता हूँ याद करने का लफड़ा खत्म करो, ये टेबल ध्यान में रखो, खेल खत्म। टेबल ध्यान में, वो याद में तो क्या रिस्क रहता है कि कहीं भूल गए, तो हम इसको बेसिक तरीके से लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो बात वही है, टाइम ऑफ फ्लाइट कोई पूछेगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, रेंज कोई पूछे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, h कोई पूछे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। हाँ टाइम पूछे तो टाइम के अंदर दो लोग थे, ऊपर जाने का नीचे जाने का, मतलब मैं सोचूंगा y एक्सिस। अच्छा जब रेंज पूछेगा तो x एक्सिस, हाइट पूछेगा वापस y एक्सिस। इक्वेशन ये 2-4 बार लिखने की प्रैक्टिस कर लोगे, बात समझ में आएगी। तुम बोलोगे कोई एक याद कर लेते हैं, हाँ टी का याद कर लो, टी का फॉर्मूला 2u साइन थीटा अपॉन जी। रेंज याद कर लो यू एक्स इंटू टी, खत्म। एक टी याद कर लो u साइन थीटा अपॉन जी, बाकी कोई टेंशन मत लो। रेंज याद कर लो यू एक्स इंटू टी, हाइट याद कर लो यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। हाइट कोई पूछे तो शॉर्ट में हाइट याद कर लो यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, ये हाइट याद कर लो। टाइम का ये ध्यान रख लो 2u साइन थीटा अपॉन जी। रेंज का ये याद रख लो यू एक्स इंटू टी। 3 ध्यान में रख लो, भूल गए व्यवस्था है इसे, सही है। बस इतना ही कर लीजिए नोट।